भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमा अधिनियम के कई उल्लंघनों के लिए पॉलिसी बाजार पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बीमा नियामक ने आरोप लगाया है कि उल्लंघनों में पक्षपातपूर्ण उत्पाद रैंकिंग और प्रशासनिक खामियां शामिल हैं। अनुचित प्रीमियम भुगतान और विलंबित धन हस्तांतरण के लिए जुर्माना लगाया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह भारत के बीमा क्षेत्र को गलत बिक्री और खरीदारों को गलत तथ्य प्रस्तुत करने के दोष से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है? बैंक ग्राहकों को गुमराह करते हैं और इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचते हैं जिनका रिटर्न साधारण फिक्स्ड डिपॉजिट से भी कम होता है। साइबर अपराधी बीमा व्यवसाय में काफी एक्टिव हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी और बीमा विवरण उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। देश में कानूनी और नैतिक दोनों तरह के बीमा उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और बीमा नियामक द्वारा समय समय पर की जाने वाली ऐसी कार्रवाई केवल हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं दिखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। बीमा एक आम आदमी के लिए विश्वास और पारदर्शिता, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का स्रोत होना चाहिए, लेकिन भारत में बीमा एक संदेह का विषय है। देश में बीमा व्यवसाय में विश्वास और पारदर्शिता की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए जब भारत में बीमा अनियमितताओं की खबरें समय समय पर सामने आती हैं, तो आम जनता में अब कोई आक्रोश नहीं होता है। ऐसा लगता है हम इस तरह की धोखाधड़ी से इम्यून हो चुके हैं। लेकिन बीमा धोखाधड़ी या अनियमितता किसी भी अन्य धोखाधड़ी की तरह नहीं होती है। यह उन कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है जिनकी इमरजेंसी सिचुएशन में एकमात्र विकल्प अक्सर बीमा पॉलिसी पर ही टिकी होती है। बीमा अनियमितता के एक और हालिया मामले में बीमा नियामक IRDAI ने पाया कि पॉलिसी बाजार विभिन्न बीमा उत्पादों को टॉप या बेस्ट के रूप में प्रचारित कर रहा था, जो पक्षपातपूर्ण और बिना किसी प्रमाण के प्रतीत होता था। कुछ बीमा उत्पादों को व्यवसाय में टॉप या बेस्ट के रूप में प्रचारित करने का कोई तर्क या औचित्य नहीं था। इसलिए बीमा नियामक ने बीमा अधिनियम 1938 और IRDA बीमा वेब एग्रीगेटर विनियम 2017 के तहत कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने कंपनी को एक निर्देश, सलाह और चेतावनी भी जारी की है। IRDA के 4 अगस्त 2025 के आधिकारिक आदेश के अनुसार उल्लंघनों में 11 अलग अलग आरोप शामिल हैं, जिनमें गवर्नेंस लैप्स से लेकर इम्प्रॉपर प्रोडक्ट प्रमोशन तक शामिल हैं। ये उल्लंघन उस अवधि के दौरान हुए जब पॉलिसी बाजार ने फरवरी 2024 में एक ब्रोकर लाइसेंस प्राप्त करने से पहले एक बीमा वेब एग्रीगेटर के रूप में काम किया था। IRDAI ने नोट किया कि विभिन्न बीमा उत्पादों को शीर्ष या सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रचारित किया गया था, जो पक्षपातपूर्ण और प्रमाणहीन प्रतीत होता था। 1 से 5 जून 2020 तक अपने निरीक्षण के दौरान RDAI ने पाया कि वेबसाइट पर प्रचारित शीर्ष 5 यूलिप उत्पादों में बजाज अलियांज गोल एश्योर, एडलवाइस टोक्यो वेल्थ गेन प्लस, HDFC क्लिक टू वेल्थ, SBI लाइफ ई वेल्थ इंश्योरेंस और ICI सिग्नेचर शामिल थे। नियामक ने ऐसी रैंकिंग के प्रदर्शन के पीछे पारदर्शी मानदंडों या डिस्क्लेमर की अनुपस्थिति को चिन्हित किया। आदेश में शासन के उल्लंघनों की ओर भी इशारा किया गया, जैसे कि की मैनेजरियल पर्सनल बिना IRDAI के पूर्व अनुमोदन के अन्य कंपनियों में डायरेक्टर बने हुए थे। निरीक्षण में पाया गया कि पॉलिसी बाजार ने प्रीमियम भुगतान अपने नोडल खाते और मालिकाना भुगतान गेटवे के माध्यम से किया था, जिससे धनराशि भेजने में कम से कम 3 वर्किंग डेज लग गए। यह प्रोसेस बीमा अधिनियम की धारा 64(v)(b) का उल्लंघन करती है, जिसके अनुसार बिचौलियों या इंटरमीडियरीज को धन प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर बीमा कंपनियों को प्रीमियम की रकम ट्रांसफर करना अनिवार्य है। IRDAI के इस कार्रवाई से पॉलिसी बाजार के शेयर मूल्य पर तत्काल प्रभाव पड़ा और पॉलिसी बाजार की मूल कंपनी
पीवी फिनटेक लिमिटेड ने नियामक कार्रवाई की पुष्टि भी की है। कंपनी ने कहा है यह मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आगामी बैठक में रखा जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि नियामक को एक कार्रवाई रिपोर्ट यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो एक तरह से इसका मतलब ये एडमिशन ऑफ क्राइम ही है। इससे पहले IRDAI ने फ्लिपकार्ट और इंडिया इन्फोलाइन समेत कुछ अन्य कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया था। इस मामले में एक बार फिर से भारत के बीमा और निवेश बाजार में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में वित्तीय शिक्षा यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन का अभाव है और अधिकांश भारतीय निवेश और बीमा की बारीकियों को नहीं समझते हैं। आज बैंकिंग से ज्यादा बीमा बेचने में लगे हैं और खरीदारों को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जो न सही मायनों में इन्वेस्टमेंट है और न ही इंश्योरेंस है। इससे भी बदतर और मैं कहूंगा कि आपराधिक है यह तथ्य कि ग्राहकों के गोपनीय डेटा लीक हो जाता है। डेटा सुरक्षा कानून देश में इतने लचीले हैं कि एक औसत भारतीय दोषियों पर मुकदमा भी नहीं कर सकता है। वैसे भी कोई भी बैंक, बीमा एजेंट या ऑनलाइन थर्ड पार्टी ग्राहकों की गोपनीय जानकारी के डेटा लीक होने के मामलों में अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करता है। लेकिन वास्तव में भारत में सभी बीमा खरीदारों का डेटा आसानी से एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध है। इस इल्लीगल और अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ कोई कंक्रीट रेगुलेटरी कार्रवाई भी अभी तक नहीं हुई है। बीमा धोखाधड़ी या इंश्योरेंस फ्रॉड भारत की किसी भी अन्य हार्श रियलिटी की तरह नहीं है, जैसा कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कई अन्य धोखाधड़ी हैं। यह और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि इससे आम नागरिकों का बीमा व्यवसाय में विश्वास भी प्रभावित होता है। यही एक अहम वजह है कि भारत में बीमा की पहुंच यानी कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इतनी कम है, जबकि देश में कोई और सोशल सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं है। आम भारतीय बीमा कंपनियों और एजेंटों पर आसानी से भरोसा नहीं करते और उन्हें हर समय शक की नजर से देखा जाता है और इसके पीछे साफ वजह है। इस तरह के रेगुलेटरी एक्शन एक आम भारतीयों को बीमा के प्रति ज्यादा भरोसा करने की बजाय उन्हें और भी ज्यादा सतर्क बना देती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीमा एग्रीगेटर इतने लंबे समय तक इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अपनाता रहा था। मुझे बार बार फ्रॉड इंश्योरेंस कॉल्स आते हैं जिसमें कॉल करने वाला उस बीमा कंपनी का प्रतिनिधि होने का दावा करता है जिससे मेरा बीमा है। यह सिर्फ धोखेबाजों द्वारा बीमा प्रतिनिधि बनकर पैसे चुराने का मामला नहीं है। मामले को और भी खतरनाक यह बनाता है कि उनके पास मेरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, स्कीम्स, पेड प्रीमियम, मैच्योरिटी अमाउंट और वो हर चीज की जानकारी होती है। ये वो जानकारी है जो सिर्फ उस बीमा कंपनी या बैंक को ही पता होनी चाहिए जिसके जरिए मैंने इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे डेटा, व्यक्तिगत जानकारी और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के कस्टोडियंस अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी से ही नहीं बल्कि अपने साथ मेरे डेटा से भी पूरी तरह समझौता कर चुके हैं। यह डेटा लीक इतना खतरनाक है कि कोई आसानी से पता नहीं लगा सकता कि कॉल असली है या नहीं। अगर कोई साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के प्रति सचेत नहीं है तो वह आसानी से उनके जाल में फंस सकता है और पैसा गंवा सकता है। वे बेहतर रिटर्न के लिए आपकी योजना बदलने का वादा करते हैं। आपको बस उनके ऑनलाइन निर्देशों का पालन करना है और उन्हें OTP देना है। एक साधारण OTP शेयरिंग ही आपकी पूरी संपत्ति चुराने के लिए पर्याप्त है। भारत में बीमा एक बड़ा व्यवसाय है और बीमा घोटाले का गंदा धंधा भी। इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुलिस ने एक बड़े बीमा घोटाले का पर्दाफाश किया था जिसमें पहचान पत्र चुराए गए थे, जाली मृत्यु प्रमाण पत्र दिए गए थे और करोड़ों रुपए के फर्जी दावे किए गए थे। इस घोटाले के तार 12 राज्यों की कई बीमा कंपनियों से जुड़े थे। इस घोटाले में कई मृत लोगों का बीमा किया गया और इंश्योरेंस क्लेम ले लिए गए। हालांकि कागजों पर देश भर में साइबर अपराध सेल्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर साइबर क्राइम सेल्स इतने लचर और अप्रशिक्षित हैं, इतने अनट्रेंड हैं कि घोटालेबाज बीमा धोखाधड़ी को एक संगठित व्यवसाय की तरह चलाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय अब उस मामले की जांच कर रही है। लेकिन यह तो साइबर अपराधों की बात है और कोई भी समझ सकता है कि ऐसे अपराध होते रहते हैं।
आज असली मुद्दा यह है कि आम आदमी को गुमराह करने वाली बीमा कंपनियों और बीमा दलालों को, वैसे वो खुद को इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए। बीमा कंपनियों, एजेंटों और थर्ड पार्टीज को कैसे जवाबदेह बनाया जाए ताकि वे बीमा की विश्वसनीयता से समझौता न करें। और यहीं पर पॉलिसी बाजार के खिलाफ IRDAI की कार्रवाई एक स्वागत योग्य कदम है। यह पर्याप्त नहीं हो सकता, भविष्य में डेटरेंट के रूप में भी काम नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पे यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। अब समय आ गया है कि बीमा नियामक बैंकों और अन्य बीमा एजेंटों के खिलाफ एक व्यापक जांच और चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म लागू करे ताकि खरीदारों को झूठे वादों से गुमराह न किया जा सके। इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए और किसी को भी बाजार में इस तरह से जोखिम भरे सौदे करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। बीमित व्यक्तियों के डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाना चाहिए और डेटा उल्लंघन करने को एक इरादतन अपराध माना जाना चाहिए। आज आम भारतीयों की ओर से मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या इंश्योरेंस रेगुलेटर को सभी बीमा गड़बड़ियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेना चाहिए या उन्हें स्पेसिफिक शिकायतों का इंतजार करना चाहिए? IRDAI बीमा क्षेत्र में सभी झूठे वादों और गलत बिक्री पर नजर क्यों नहीं रख सकता है? क्या एक आदर्श बीमा समझौता प्रारूप नहीं होना चाहिए ताकि खरीदारों को पता रहे कि वे क्या कर रहे हैं? गलत बिक्री को रोकने के लिए व्यापक जांच और चेक एंड बैलेंस के बिना बैंकों को बीमा विक्रेता के रूप में काम करने की अनुमति क्यों दी जाती है? क्या पॉलिसी बाजार के खिलाफ IRDAI की कार्रवाई से भारत में बीमा क्षेत्र का पारदर्शी माहौल बनेगा? क्या इस तरह के वन टाइम पेनाल्टी बीमा उत्पादों के कारोबार में चूक करने वालों को रोकने के लिए पर्याप्त है? क्या देश में बीमा कारोबार को वास्तव में विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाने जाने चाहिए? खैर, हम एक भारतीय हैं और इंडियन रियलिटी को हम सभी जानते हैं, लेकिन हमेशा की तरह मेरे दर्शकों को मेरी कुछ सलाह रहती है। आपको क्या करना चाहिए? बैंकों द्वारा दी जाने वाली इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कभी न लें। किसी भी बीमा उत्पाद के लिए कमिट करने से पहले अपने विश्वसनीय CA या किसी सलाहकार की मदद लें। आप जो भुगतान कर रहे हैं और बदले में आपको क्या मिल रहा है, उसे अच्छी तरह से समझें। किसी भी बीमा दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर ना करें। दस्तावेज को घर ले जाने के लिए कहें, उसे अच्छी तरह पढ़ें और किसी तीसरे पक्ष के विशेषज्ञ की मदद लें। अगर वे फोमो पैदा करते हैं और कहते हैं कि ये योजना आज ही समाप्त हो रही है, तो बस भाग जाएं। एक पत्रकार होने के नाते मैं केवल ये उपाय सुझा सकता हूं और मेरे पास व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए या सिस्टम को मजबूर करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, लेकिन मैं इस विषय पे जागरूकता बढ़ाता रहूंगा। अगर आपके पास शेयर करने के लिए कोई अनुभव है तो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि ट्रैक टू रियलिटी ऐसी और जानकारी पाने के लिए आपका विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। मैं बस अपनी बात को खत्म करता हूं। देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।